हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के जो हमारे पेपर हैं उनके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सी यूनिट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या है। क्योंकि जब तक हम हमारे सिलेबस को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम आगे अपना अध्ययन सुचारू रूप से नहीं चालू कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे को सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक हमारे को ये पता नहीं है कि हमारे को पूरे वर्ष में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए हमारे को सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलो देखते हैं बीए पार्ट द्वितीय के सिलेबस के बारे में। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो बीए पार्ट द्वितीय है पॉलिटिकल साइंस, उसके दो पेपर चलते हैं अपने। एक तो चलता है पेपर फर्स्ट और एक चलता है पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट का नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएँ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो पेपर है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। देखिए, जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं उनमें हमारे को विश्व के जो दूसरे देश हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, उनके संविधानों के बारे में हमारे को चर्चा करनी है, उनको पढ़ना है, ठीक है। सेकंड पेपर में चलेगा केवल और केवल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या है, किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया, इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं पेपर फर्स्ट के जो है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था, उसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जो पहला पेपर है उसको 3 इकाइयों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो इकाई है उसमें हमारे को केवल और केवल ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है। केवल और केवल ब्रिटेन का संविधान इसमें पूछा जाएगा। सेकंड जो इकाई है, सेकंड जो यूनिट है, सेक्शन है, उसमें हमारे को अमेरिका यूएसए का संविधान पढ़ना है कि किस प्रकार से यूएसए का संविधान अस्तित्व में आया, कैसे वहाँ पे आज़ादी मिली, किस प्रकार से क्रांति हुई, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कौन सी शासन प्रणाली है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, प्रशासन कैसे काम करता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, इन सब का डिबेट हम देखेंगे। उसके बाद में जो सेक्शन 3 है उसमें आता है चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड। चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड, इन तीनों के संविधानों का भी अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको लगेगा कि ये इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, हालांकि 3 टॉपिक में इसको दे रखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसमें एक एक टॉपिक का अध्ययन करना अलग अलग देश के संविधान का। देखिए, इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है कि हम जो ब्रिटेन का, यूएसए का, जापान और स्विट्ज़रलैंड, चीन का जो संविधान पढ़ेंगे, इसका हमारे को दोहरा लाभ है। दोहरा लाभ कैसे है? क्योंकि जैसे कि आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करोगे, स्कूल लेक्चर की तैयारी करोगे, तो इनमें से जो सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसमें जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, इन 3 देशों के संविधान में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। यानी कि अगर हम इसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो ये आगे जाके हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हमारे को बीए सेकेंड ईयर में इनको अच्छे तरीके से सेट करना है, अच्छे तरीके से इसको कंटेस्ट करना है, अच्छे तरीके से समझना है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम लगती है पॉलिटिकल साइंस की पेपर में, जिसमें यूएसए से, ब्रिटेन से, स्विट्ज़रलैंड से कम 7 या 8 क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। और ये 7 और 8 क्वेश्चन मेरिट में बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में फिर भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, कंफ्यूज होके। लेकिन अगर एक सेलेक्टेड तरीके से हम पढ़ेंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ेंगे, तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी हम नहीं अटकेंगे और तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसका आंसर दे देंगे। तो हमारे को इधर तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, आगे कंपटीशन का बेस भी आपका इसके साथ में कंटिन्यू तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पेपर को भी वही 3 यूनिट में बांटा गया है, सेम इस पेपर की तरह। अब देखिए, जो पहली यूनिट है उसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत का जो नेशनल मूवमेंट है, यानी कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष था, यानी कि आज़ादी किस प्रकार से प्राप्त हुई, क्या क्या उसमें प्रोसेस अपनाए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनको हम स्पेशल रूप से इसमें देखेंगे। कौन कौन से आंदोलन हुए, प्रमुख जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने कौन कौन से अपने योगदान दिए, कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया, कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन से ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रभाव डाले जिससे कि हमारे को आज़ादी मिली है, ये देखेंगे। अब देखिए, इसमें अगर ये बड़ा टॉपिक है, इसमें हम किन किन चीज़ों को स्पेशल रूप से देखेंगे, किन किन चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस रहेगा। तो उसमें आ गया ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो क्यों उदय हुई, किस प्रकार से उदय, क्या कारण थे, इनको हम मेजर रूप से देखेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पे 2 संगठनों का निर्माण हुआ था, जिसमें एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, और एक है हमारे यहाँ पे मुस्लिम लीग। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो इनका क्या रोल था आज़ादी में, इनका क्या रोल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कहाँ पे हुई, कौन कौन इसके सदस्य थे, किसके दिमाग की उपज थी ये, इसी प्रकार मुस्लिम लीग क्या थी, ये किस प्रकार से आज़ादी में योगदान दे रही थी। तो इन सब का हम बैकग्राउंड जानेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में आता है उदारवादी और उग्रवादी। देखिए नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उस दौरान रणनीति को लेकर 2 गुट बन गए थे, हालांकि दोनों के लक्ष्य एक थे, उदारवादी और उग्रवादी लक्ष्य एक थे, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग थे। यानी कि जो क्रांतिकारी थे कुछ तो उसमें उदारवादी थे, कुछ उग्रवादी थे। उग्रवादी का मतलब ये था कि उनका ये कहना था कि जब तक अंग्रेजों को हम डंडे से नहीं भगाएंगे, जब तक इनसे डायरेक्ट युद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे को आज़ादी देने वाले नहीं हैं। जबकि उदारवादी ये कहते थे कि साहब हमारे को हिंसा का सहारा न लेके अहिंसा के माध्यम से ही हमारे को आज़ादी प्राप्त करनी है। तो इनकी आइडियोलॉजी है, इनकी कार्यशैली, इसको हम देखेंगे। अब इसकी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर पाएंगे, अभी आगे जब लेसन स्टार्ट होगा तो उसमें विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अब आगे आता है गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी की क्या भूमिका थी, इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट चलाए, क्या क्या इन्होंने किया, वो सब देखेंगे। उसके बाद में आता है भारत में संवैधानिक विकास। देखिए भारत में संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं तो हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के तहत, अधिनियम के तहत वहाँ से स्टार्ट माना जाता है। भारतीय जो संविधान का जो विकास माना जाता है वहाँ से माना जाता है। देखिए जो अधिनियम क्या थे, अधिनियम थे कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो पहले तो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1858 के तहत, अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त करके सीधे ब्रिटेन के द्वारा, संसद के द्वारा हमारे यहाँ पे संचालित होने लगा था। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हो गई थी उससे क्या हो गए थे, भारतीय नाराज हो गए थे, तो ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाए और सीधे यहाँ की संसद से वहाँ का शासन सुचारू रूप से चालू किया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में सीधा ब्रिटेन के हाथ में चला गया था हमारा शासन, तो वहाँ से यहाँ पे रेगुलेट होता था। तो उसके लिए देखिए शासन चलाने के लिए भी नियमों का होना जरूरी था, और वो उस समय में भी था और आज भी है। तो उसमें संवैधानिक विकास में हम 1773 का आपको बताएंगे, लेकिन देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए वो 3, 4, 5 अधिनियम बच जाते हैं, वो आपको अलग से एक्स्ट्रा और बता देंगे ताकि कंपटीशन में आपको कोई दिक्कत ना हो सके। लेकिन हमारे को इसमें संवैधानिक विकास में जो स्पेशल फोकस रखेंगे उसमें है भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये सबसे ज़्यादा, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन इनको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमेशा देखिए कोई भी कंपटीशन की एग्जाम देके जिसमें अगर संविधान है तो इन अधिनियम में से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो 1919 का अधिनियम है, वो भी तो द्वैत शासन के संदर्भ में है, तो इसको थोड़ा सा स्पेशल देखेंगे। और ये प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में है, तो इसको स्पेशल रूप से देखेंगे। फिर उसके बाद में भारत को आज़ादी के लिए बातचीत हुई, आज़ादी के लिए तैयार किया गया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने आज़ादी देने की बात कही, लेकिन आज़ादी मिलने से ही काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि भारत को भी तो अब नियम कायदे बनाने थे। उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा किस प्रकार से थी, कौन किस का इसमें प्रतिनिधित्व था, कितने सदस्य थे, क्या नहीं थी, वो भी हम इसमें देखेंगे। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आता है तो जैसे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना। किसी भी देश के संविधान को, राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले उस देश की संविधान की प्रस्तावना को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना क्या होती है कि उसके पूरे संविधान का एक आईना होती है। प्रस्तावना को देखकर हम संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वास्तव में ये संविधान कैसा है, लोकतंत्र के मापदंडों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो प्रस्तावना देखेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है संघीय व्यवस्था। देखिए जो संघीय व्यवस्था है वो इस सेक्शन में केंद्र सरकार के संबंध में है। देखिए हमारे यहाँ पे सरकारों के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पे जो सेकंड इकाई में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। तो फेडरल सिस्टम, देखिए संघीय व्यवस्था अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे अलग तरह का संघ है, हमारे यहाँ पे अलग तरीके का संघ है, तो वो भी हम डिबेट यहाँ पे देखेंगे। दूसरा है मौलिक अधिकार है, हमारे यहाँ पे संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या हैं उनको देखेंगे। संघीय कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई और हमारी संसद हो गई, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इनके अधिकार क्या हैं, इनके कर्तव्य क्या हैं, इनको कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं।
फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। देखिए ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें कंपटीशन में से भी क्वेश्चन आता है। न्यायिक पुनरावलोकन का, न्यायिक सक्रियता का, जनहित याचिका, ये काफ़ी 21वीं सदी में अपना अहम भूमिका निभाई है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके से होता है, क्या क्या नियम कायदे हैं, वो इसमें देखेंगे। संघ राज्य संबंध, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघवाद है, संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि किसी समझौते का परिणाम ना होकर राज्यों से ही किसका निर्माण हुआ है, राज्यों का निर्माण हुआ है। तो सीधी सी बात है कि स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से कार्य करता है। संवैधानिक व विधिक आयोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग जो कि चुनाव प्रणाली संपन्न करवाने का कार्य करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी शक्तियाँ क्या हैं, किस प्रकार से कार्य करता है। यूपीएससी क्या काम करता है, कौन कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है वो देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनकी क्या योग्यता है, मापदंड क्या रूल्स हैं, उनको देखेंगे। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए हमारे को देखेंगे राज्यों का शासन। अब देखिए मैंने बताया था कि आपको हमारे यहाँ पे राज्यों का सरकारों का 3 स्तर है, 3 प्रकार का शासन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो केंद्र सरकार का जो शासन है, केंद्रीय व्यवस्था है, उसको तो हम खंड बी में देख लिए। अब सेक्शन सी है, उसमें हम देखेंगे राज्य सरकार। देखिए जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट है वैसे ही राज्यों में अपनी गवर्नमेंट होती है। तो उसमें कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और यानी कि जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आता अगला टॉपिक राज्यों को विशेष दर्जा, यानी कि हमारे संविधान में राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो राज्य पिछड़ा हुआ है, कोई विशेष परिस्थितियाँ उसके आधार पर उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो उसमें देखेंगे कौन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया अब तक, किस किस को वर्तमान में है और किस किस को भविष्य में दिया जा सकता है, और देंगे तो किस प्रकार किस आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है। साथ में ये भी देखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जो राज्य होते हैं उनको कौन कौन सी सहूलियत मिलती है, कौन कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में आता है दलीय व्यवस्था। देखिए दलीय व्यवस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे द्विदलीय है, बहुदलीय, एक दलीय है। क्योंकि अगर अमेरिका की और ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, हमारे यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। तो देखिए हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के लिए ये कहा जाता है कि लोकतंत्र रूपी गाड़ी के लिए राजनीतिक दल रूपी पहिए होना जरूरी है। राजनीतिक दल रूपी पहिए होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को चलाने के लिए ये राजनीतिक दल सहायक का काम करते हैं। इसलिए दलीय सिस्टम की भी हम चर्चा करेंगे। फिर उसमें पंथ निरपेक्षता की प्रकृति, यानी कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया कि यानी कि सरकार ये कहती है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर किसी धर्म को महत्व नहीं देती है, या फिर किसी को बढ़ाने संरक्षण करने के लिए आगे ज़्यादा एक धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो पंथ निरपेक्षता की प्रकृति कैसी है भारत के संदर्भ में, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद में पंचायती राज और नगरीय निकाय भी आ जाता है। देखिए पंचायती राज अगर यहाँ पे बात करें भारत के संदर्भ में, तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। हालांकि इसको अनुच्छेद 40 के अंदर रखा गया था, और उस समय महात्मा गांधी जी ने अपनी जो बात थी वो संसद में पहुंचाई थी कि पंचायतों को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि गांधी जी और जिन्ना 2 बड़े लीडर ऐसे थे कि जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो अनुच्छेद 40 है उसके तहत पंचायती राज को इसमें शामिल कर दिया गया था। अब देखिए पंचायती राज जो अनुच्छेद 40 है वो किस में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा। तो ये आएगा 36 से 51 के मध्य। तो देखिए सरकारी कानून बनाते, देखिए ये जो उस समय में जो प्रावधान आए गए थे उनमें कुछ को तो मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जो बाकी रह गए थे उनको नीति निजी तत्वों में डाल दिया गया था। हालांकि नीति निजी तत्वों का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि सरकार और केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उससे पहले वो राज्य के नीति निजी तत्वों को उठा के देखती है। तो उस समय में क्या हुआ कि पंचायती राज को किस में डाल दिया गया,
राज्य के नीति तत्वों में, यानी कि अनुच्छेद 40 में। तो 40 में देखिए 40 कहाँ आ रहा है, 36 और 51 के बीच में आएगा, तो राज्य के नीति तत्वों में आ गया। लेकिन बाद में इस चीज़ की कमी महसूस की गई, हालांकि इसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, BDO का पद सृजित किया गया, फिर ये फेल हो गया, फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में, फिर 77 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया समिति आई, LM सिंघवी समिति आई, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक समितियों का निर्माण हुआ और समितियों ने अपनी राय रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने सुझाव दिए और संविधान में एक बड़ा संशोधन किया गया जिसमें 73वां संविधान संशोधन था और पंचायती राज को क्या हुआ कि विशेष दर्जा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सेम ऐसे ही नगरीय निकाय को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो पंचायती राज का टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे लेवल के एग्जाम से लेकर बड़े लेवल के एग्जाम तक में पंचायती राज का टॉपिक आता है और उसमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो मेन टॉपिक और आता है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की सम्मुख चुनौतियाँ। देखिए इसका मतलब है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सामने मुख्य चैलेंजेस कौन कौन से हैं, मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। उसमें जैसे कि एक तो क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है। देखिए ये नाम बड़े अपन को छोटे लग रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे को काफ़ी नॉलेज मिलेगा। देखिए क्षेत्रवाद क्या है कि जैसे कि हमारे संविधान में कहा गया कि हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। जैसे कि अपन बात करें हम राजस्थान के अंदर नहीं, हम राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं, भारतीय हैं। अब ऐसे ही अलग अलग स्टेट हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि क्षेत्रवाद का मतलब हो गया कि जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है और जैसे मान लीजिए कि हरियाणा का कोई व्यक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ में स्टेट के आधार पर उसके साथ में अगर भेदभाव होता है, स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, तो वो किसकी श्रेणी में आता है, क्षेत्रवाद की श्रेणी में आता है। तो इसका अध्ययन करेंगे क्या कारण है कि क्षेत्रवाद की भावना बढ़ रही है, किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है, ये समस्याएं कहाँ तक घातक हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए, और इसमें सुधार किया जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस पैमाने तक आगे बढ़ सकती है, इसकी चर्चा करें। फिर जातिवाद है। देखिए जातिवाद सबसे मेजर समस्या है भारत में, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जातिवाद इसमें आड़े आ जाता है, तो इसके गुण दोषों की चर्चा करेंगे। फिर सांप्रदायिकता आज भी 21वीं शताब्दी के अंदर भी मुख्य चैलेंजेस बनी हुई है, मुख्य समस्या बनी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, लेकिन किन्हीं कारणों से, या तो व्यक्तिगत सोच की वजह से, या फिर अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण से, या फिर डट्टी पॉलिटिक्स के कारण ये क्या होता है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। नक्सलवाद है, ये भी मेजर समस्या है हमारे यहाँ पे। आतंकवाद है, टेररिस्ट, ये भी मेजर समस्या है, क्योंकि हम ऐसे पड़ोसियों के बीच में रह रहे हैं जहाँ पे आतंकवाद का खतरा ज़्यादा है। तो ये टॉपिक हैं, अपना सिलेबस है, इतने टॉपिक इनको क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे और बताने का प्रयास करेंगे आपको कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, कई बच्चे ये सोचते होंगे कि सर ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद और आतंकवाद पढ़ाने का तात्पर्य क्या है। देखिए ये पढ़ाने का तात्पर्य ये, क्योंकि जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बैठती है जो सिलेबस डिसाइड करने वाली, वो ये चाहती है कि इन चीज़ों को समझे स्टूडेंट्स और समझ के सही गलत का डिसीजन करें और भारत के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए हमारे को जातिवाद पढ़ाया जाता है। जातिवाद क्यों पढ़ाया जाता है? जातिवाद करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, जातिवाद को समाप्त करने के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। आतंकवाद, नक्सलवाद को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके सही गुण दोषों को देखेंगे हम अपने विवेक से डिसीजन लेंगे कि वास्तव में आतंकवाद सही है या गलत है, और हम अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, इसलिए हमारे को ये अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, ओके।